नमस्कार दोस्तों, गीतांजलि एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम राठी। आज हम अध्ययन करेंगे सामान्य भूगोल के बारे में। सामान्य भूगोल। सबसे पहले हम भूगोल के शाब्दिक अर्थ को जानेंगे। भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है, भूगोल जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द जियोग्राफी से बना है। जियोग्राफी से बना है। ये जियोग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के जियोग्राफिया से बना है। ग्रीक या यूनानी के जियोग्राफिया से बना है। भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ लिया गया है वो अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी से बना है। ये ज्योग्राफी शब्द है ग्रीक या यूनानी भाषा से प्रेरित है। ये प्रेरित किससे हुआ? ज्योग्राफिया से। ये ज्योग्राफिया शब्द जियो और ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का जो अर्थ होता है वो होता है वर्णन करना। अतः हम कह सकते हैं भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है वो पृथ्वी का वर्णन करना होता है। तो दोस्तों, भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो यही निकलता है पृथ्वी का वर्णन करना। अब बात आती है भूगोल शब्द है। भूगोल जो शब्द है वो सर्वप्रथम प्रयोग में किसने किया? तो यूनान के ही महान भूगोलवेत्ता हुए जिनका नाम एराटोस्थेनीज था। इन्होंने अपनी पुस्तक जियोग्राफिया में सबसे पहले भूगोल शब्द का जिक्र किया। इसीलिए इनको भूगोल का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी। भूगोल का पितामह इसे कहा जाता है, एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। अब बात आती है थेटियस की। थेटियस, इनको भी भूगोल का पिता कहा जाता है। इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भूगोल में प्रादेशिक भूगोल की नींव रखी थी। भूगोल के अंदर प्रादेशिक भूगोल की नींव रखी, इसलिए इनको भी भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो ये सामान्य भूगोल से जुड़ी कुछ बातें थी। भूगोल का शाब्दिक अर्थ, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो एराटोस्थेनीज ने किया था और इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। अब बात करते हैं भूगोल में अध्ययन किसका होता है। धरातल तल पर पाए जाने वाली असमानताएं, या ये हमारा पृथ्वी तल है और ये धरातल पर असमानताएं हैं या विविधताएं हैं। इनमें और मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है उसका
विश्लेषित अध्ययन ही भूगोल होता है। जैसे उदाहरण के लिए उच्चांश है, जलवायु है, मृदा है, परिवहन है, खनिज है, अधिवास है, संस्कृति है। ये धरातल पर पाई जाती है और इनका जो अध्ययन किया जाता है वो भूगोल में किया जाता है। तो ये भूगोल की सामान्य सी डेफिनेशन थी। अब बात आती है सामान्य भूगोल की, हमने बड़ी बड़ी बात कर ली है। अब बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी का जो छोटा रूप होता है, या एक हम जिसको बोलते हैं मॉडल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे ग्लोब, क्या है ग्लोब? ग्लोब एक पृथ्वी का वास्तविक प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब या प्रतिरूप होता है। इसको हम मॉडल भी कहते हैं। ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब के ऊपर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इस प्रकार से हमारा ये ग्लोब होता है और इस ग्लोब पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं होती है। अब जो इस प्रकार से समांतर रेखाएं खींची जाती है, उनको हम, जो इस प्रकार से रेखाएं खींची गई है, इनको हम अक्षांश बोलते हैं, और जो इस प्रकार से खींची हुई है, इनको हम देशांतर बोलते हैं। और इन देशांतर और अक्षांश रेखाओं के पूरे जाल को, ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर रेखाओं का जाल है, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या है? जाल है। और इसी जाल को, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ही क्या कहते हैं? हम ग्रिड कहते हैं। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। अब बात ये आती है कि भी ग्लोब के ऊपर, यानी पृथ्वी के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आवश्यकता इसलिए पड़ी, किसी स्थान की स्थिति और समय निर्धारण करने के लिए इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ी। तो हम बात करेंगे अब सबसे पहले अक्षांश रेखा के बारे में, यानी अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद में देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं अक्षांश के बारे में। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर इस प्रकार से खींची जाती है। यानी अक्षांश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित कोणीय जो दूरी होती है, कोणीय जो दूरी होती है, उनको बोलते हैं अक्षांश। देखिए, अक्षांश और अक्षांश रेखा, अक्षांश और अक्षांश रेखा पृथ्वी के बीच से होकर जो अक्षांश गुजरता है, उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, या भूमध्य। तो ये जो अक्षांश है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण, यानी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में
क्या करती है, कोणीय दूरी, यानी यहाँ कोणीय दूरी को जो प्रदर्शित करती है वो क्या होता है, अक्षांश होता है। अब बात आती है अक्षांश रेखा की। अक्षांश रेखा भूमध्य पर, यानी अक्षांश और देशांतर, जो अक्षांश होता है, अक्षांश केंद्र से अक्षांश भूमध्य रेखा की केंद्र से क्या है, अक्षांश की कोणीय दूरी को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में कोणीय दूरी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अक्षांश, और जो इन कोणीय दूरी को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। अब बात आती है कि पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। और इस 0 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत। ठीक है, अब इस 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा और विषुवत बोलते हैं। अब इस 0 डिग्री के ऊपर का जो भाग है वो उत्तर और दक्षिण का भाग है वो दक्षिण। अब जो जितने भी भूमध्य रेखा के उत्तर में है उनको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, दक्षिण भाग को दक्षिणी अक्षांश, ऐसा भी बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। तो इस साइड के अंदर यानी 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा के ऊपर में उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री के दक्षिण के अंदर दक्षिणी अक्षांश। ये सारे उत्तरी अक्षांश और ये हो गए दक्षिणी अक्षांश, यानी को हम गोलार्ध बोलते हैं। अब बात आती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। 23.5 उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोला जाता है आर्कटिक रेखा। और 23.5 दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है अंटार्कटिक रेखा। अब बात आती है उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांशों की संख्या के बारे में। तो उत्तरी जो अक्षांश है उनकी जो संख्या होती है वो 90 होती है, और दक्षिणी जो अक्षांश होती हैं उनकी भी संख्या होती है 90। तो कुल अक्षांशों की जो संख्या है वो हो गई 90, तो उत्तरी अक्षांश प्लस 90 दक्षिणी अक्षांश, और एक हो गया 0 डिग्री वाला अक्षांश भूमध्य वाला। तो ये अक्षांश कितने हो गए 181। तो हमारे ग्लोब पर 181 अक्षांश है। हमारे ग्लोब पर 181 अक्षांश है। यहां
90 डिग्री अक्षांश और ये 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश। अब बात आती है अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाओं, हमारे गोलों के ऊपर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। ये तो बात थी अक्षांशों की। अब बात आती है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। ये तो अक्षांश है, क्योंकि 90 डिग्री वाले जो अक्षांश है वो बिंदु के रूप में होते हैं, न कि एक रेखा के रूप में होते हैं। इसलिए हमारे गोलों पर जो अक्षांश रेखाएं होती है वो 179 होती है। कितनी होती है? 179। तो अक्षांश, कुल अक्षांश 181 और अक्षांश रेखाओं की संख्या हमारे गोलों पर 179 है। अब बात आती है कि जो अक्षांश हैं इनके बीच की दूरी की बात आती है। यानी ये अक्षांश है इस प्रकार से, यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है। तो जो अक्षांशों की जो औसतन दूरी होती है, औसतन दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है। औसतन दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है। अगर बात करें भूमध्य रेखा पर यानी 0 डिग्री अक्षांश पर कितनी दूरी होती है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर रेखा के ऊपर जो अक्षांश के बीच की दूरी है वो 111.5 किलोमीटर की होती है। और ये ध्रुवों तक आते आते क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये आते आते ध्रुवों पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण 111.7 किलोमीटर की इनके बीच की क्या हो जाती है? दूरी हो जाती है। तो ये बात थी दो अक्षांशों के बीच की दूरी, औसतन दूरी 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर जो दूरी होती है वो 111.5 किलोमीटर की होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये दूरी बढ़ेगी, तो 111.7 किलोमीटर की इनकी दूरी हो जाती है। हाँ, और दो अक्षांशों के बीच का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं कटिका। दो अक्षांशों के बीच का जो भाग होता है उनको बोलते हैं हम कटिका। 0 डिग्री जो अक्षांश होता है इसको वर्त बोलते हैं। वर्त बोलते हैं। तो ये बात थी अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, अक्षांश के बीच में औसत दूरी कितनी होती है, अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच के भाग को क्या कहते हैं। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की विशेषता। हाँ, एक बात और है, एक और होता है सहसंबंध। अक्षांशों में एक सहसंबंध होता है, वो होता है 90 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री से जो अक्षांश होता है उसके बीच में जो अंतर होता है उसको बोलते हैं सहसंबंध या सह अक्षांश बोलते हैं। सह अक्षांश बोलते हैं। जैसे जिस प्रकार से मान लीजिए 60 डिग्री का सहसंबंध, 7 डिग्री अक्षांश का सहसंबंध होता है, कितना होता है? इस प्रकार से 90 माइनस 60 तो कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया? इसका सह अक्षांश हो गया। अब बात आती है कि भी अक्षांश होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है, क्या प्रभाव डालते हैं। तो अक्षांश जो होते हैं वो हमारे जीवन पर बड़ा ही प्रभाव डालते हैं। जैसे जलवायु है, जलवायु पर प्रभाव डालते हैं, मानव स्वास्थ्य है,
वनस्पति है, सभ्यता है, संस्कृतियों पर प्रभाव डालते हैं। अब बात करते हैं, हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाएं, जैसे इस प्रकार से है, तो क्या होगी, दो अक्षांशों के बीच में क्या होगी, दूरी बढ़ेगी। दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। और जो भूमध्य रेखा से क्या होता है, भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवीय भागों की ओर जाएं तो अक्षांशों की जो लंबाई है वो क्या होगी, कम होगी। यानी भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर जाएं तो क्या होगी, अक्षांशों की जो लंबाई है, अक्षांशों की लंबाई वो क्या होगी, कम। यानी अगर हम दो अक्षांशों के बीच की दूरी की बात करें, ध्रुवों की ओर जाएं तो दूरी तो क्या होगी, बीच की दूरी क्या होगी, वो तो क्या होगी, बढ़ेगी। अगर अक्षांशों की लंबाई की बात करें से तो वो क्या होगी, कम होगी। तो ये बात थी, ये अक्षांश गलोब के सामान्य भूगोल, गलोब और अक्षांश रेखाओं के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में और उनके देशांतर के बारे में, जैसे समय निर्धारण है, गतियां है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे।